अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हिस्ट्री हमारे साथ। दोस्तों 1857 की बगावत के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ फ़िरक़ों में मजहबी, समाजी और नस्ली इख्तिलाफ के बावजूद जो अज़ीम शान इत्तेहाद और भाईचारा गोशे गोशे में नज़र आया वो यकीनन काबिल गौर है। फ़िरका वाराना इत्तेहाद तो इस दौर में इस कदर ताज्जुब और अचंभे की चीज़ नहीं, क्योंकि मुग़ल दौर में हुकूमत में मजहबी तंग नज़री और तअस्सुब की मिसालें ढूंढने से भी नहीं मिलती। यही वजह थी कि 1857 ईस्वी में मजहबी मुनाफरत और इख्तिलाफात को भड़काने और एक दूसरे से लड़वाने की कोशिश के बावजूद भी अंग्रेज़ों ने हैरत से देखा कि उनकी तमाम 100 साला कोशिशें बेकार साबित हुई और वो हिंदू मुसलमानों को जुदा न कर सके जो उनके खिलाफ हैरत अंगेज़ तौर पर मुत्तहद थे। जान के निहायत अफसोस के साथ लिखता है, इन एशियाई नस्लों की दुश्मनी और मुखालफत से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए जो हमेशा से हमारी हिफाजत और मजबूती के ख़ास अनासिर रही थी। हिंदू और मुसलमान पूरे तौर पर हमारे खिलाफ मुत्तहद हो गए थे। अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जोश व खरोश इस कदर शदीद था कि अंग्रेज़ फ़ौज के हिंदुस्तानी सिपाहियों का अक्सर जगह उन्हीं के ज़ात और अकीदों के लोगों ने बाइकाट कर दिया। वो अपने घरों तक नहीं जा सकते थे क्योंकि उस हालत में उनकी जान तक को ख़तरा था। रियो कैमेडी ये हालात बताते हुए लिखता है, बगावत अक्सर मौक़ों पर शख्सी एहतराम और साबिका मालिकों से वफादारी के तमाम जज्बात बहा ले गई। उस ज़माने में अंग्रेज़ हुकूमत की वफादारी का इल्ज़ाम नाकाबिले बर्दाश्त था। एक अंग्रेज़ मुसन्निफ़ एच.ई. सिंह इस तरह मायूसी का इजहार करता है। वो लिखता है कि उस मौके पर हम मुसलमानों को हिंदुओं के ख़िलाफ़ खड़ा न कर सके, चुनाचे दिल्ली, आगरा और बरेली वगैरह में अंग्रेज़ों की तरफ से फसाद और तफर्रुका पैदा करने की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुईं और अवाम के हर तबके ने बगावत में पूरे जोश व खरोश से शिरकत की। जस्टिन मैकार्थी की राय है कि सिर्फ सिपाही बगावत पर नहीं उठे, सिर्फ मिलिट्री ने शोरश नहीं की, बल्कि ये फ़ौजी बेचैनियों, कौमी नफरत और अंग्रेज़ों से मजहबी तासुबात का मिला जुला मरकब थी। देसी राजगान और फ़ौज भी इसमें शामिल थे। हिंदू मुसलमान अपने इख्तिलाफात भूलकर ईसाइयों के खिलाफ मुत्तहद हो गए थे। ज़ाहिर है कि मुल्की अवाम व खवास, अमीर व गरीब और बुलंद व पस्त का ये हैरत अंगेज़ इत्तेहाद तारीख़ में पहली और आखिरी बार देखने में आया। मगर सवाल ये है कि आखिर मुल्क के गोशे गोशे में इस कदर जोश व खरोश, मुख्तलिफ अक़ीदे, मुख्तलिफ मज़हब और मुख्तलिफ रहन सहन के बावजूद उस बेमिसाल यकजहती और सूबा सरहद से आसाम तक और पंजाब से बम्बई और हैदराबाद तक अवाम के दिलों में यकसां तड़प और लगन की आखिर वजह क्या थी? दोस्तों गौर किया जाए तो अवाम को इस हद तक एक कर देने की तय में अंग्रेज़ की वो ज़ालिमाना पॉलिसी कार फरमा थी जिसने हिंदुस्तान की ज़राअत और दस्तकारी का सत्यानाश किया, सनत और उर्फत को गारत किया और तिजारत को बर्बाद करके इक़्तिसादी हालत तबाह कर दी। इसके अलावा देसी रियासतों, जागीरदारों, तालकादारों और हिंदुस्तानी फ़ौजियों के साथ जो सलूक हुआ वो अपनी अपनी जगह पर आ रहा है। यहाँ सिर्फ अवाम की हालत पर रोशनी डालना मकसद है। जंग प्लासी के बाद बंगाल और कंपनी का गासबाना कब्ज़ा होते ही मुल्क की हालत बिगड़ने लगी थी। बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी हाथ आ जाने पर और सोने पर सुहागा हो गया। बंगाल को कंगाल बना देने की अलमनाक दास्तान हम तो पिछली साथ में दोहरा चुके हैं। दीवानी मिलते ही कंपनी ने उन इलाकों से अपने तमाम यूरोपियन मुखालफिन को निकालकर तिजारत पर मुकम्मल कब्ज़ा कर लिया। उसी साल यानी 1765 ईस्वी में लगान बढ़ाकर 17,40,000 पाउंड कर दिया गया, जो कि पहले सिर्फ 8,11,000 पाउंड था। इस तरह जो रुपया खींचा गया वो कंपनी के तमाम मकबूजात बढ़ाने में काम आया। चुनांचे जंग प्लासी से 1857 ईस्वी तक कंपनी ने 20 जंगें लड़ी, बेशुमार रियासतों को हज़म किया, कत्लो गारत और लूटमार का बाजार गर्म किया और ये सिलसिला औद के अलाक पर ख़त्म हुआ। उधर ये हो रहा था कि 1770 ईस्वी में कहत ने आदब आया जिसकी हौलनाकियाँ उन्हीं ज़रखेज़ इलाकों को बर्दाश्त करना पड़ी जो चंद साल से अंग्रेज़ी चुंगल में थे। उस कहत की बदौलत बंगाल की हालत का नक्शा तो आप पिछली साथ में देख चुके हैं कि ये बदनसीब खित्ता ज़मीन किस तरह कहत के 20 साल बाद भी गैराबाद जंगल की मानंद था। अब ज़रा बिहार के इलाकों की हालत का मुलाहजा करें। दोस्तों रोज़ाना मरने वालों की तादाद ख़ास पटना में 150 तक पहुंच गई थी और अतराफ नवा का हाल इससे भी बदतर था। पर्दा नशीन औरतें अपनी और बच्चों की जान बचाने के लिए सरे बाजार भीख मांगती थीं और रोज़ाना सड़कों पर हज़ारों नफूस मरते थे जिनकी लाशें कुत्ते, गीदड़ और गिद्ध खा जाते थे।
नदी में लाशों की कसरत से मछली भी खाने के लायक ना रही थी। अक्सर जगहों की निस्फ आबादी और आमतौर पर तमाम इलाकों में 1/3 आबादी उस कैद से कम हो गई। और यह हाल सिर्फ बंगाल या बिहार का ही नहीं था, बल्कि तमाम अंग्रेज़ी मकबूजात का यही आलम था। चुनाचे बरतानवी पार्लियामेंट के एक मेंबर ने मैसूर के मुतल्लिक कहा, मैसूर के बाशिंदे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा खुशहाल हैं। यहाँ टीपू की हुक्मरानी है, उसके बरक्स अंग्रेज़ी मकबूजात सफ़ाए आलम पर बदनुमा धब्बों की हैसियत रखते हैं, जहाँ की रियाया कानूनी शिकंजों में जकड़ी हुई परेशान हाल है। कॉर्नवालिस ने आकर बंदोबस्त दवामी राइज किया, जिससे किसान, काश्तकार और ज़मींदार भी तबाह हो गए। उस बंदोबस्त का मकसद खुद कॉर्नवालिस ही से सुनिए। कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स को लिखता है कि ये नया प्लान बहुत गौर के बाद हिसाब लगाकर आपका लगान हासिल करने बल्कि इसको बढ़ाने के लिए बनाया गया है। उस नए निज़ाम की रूह से लगान अदा ना होने की सूरत में हुकूमत को ज़मीन फ़रोख्त करने या कुर्क कर लेने का इख्तियार हासिल था। अगर ज़मींदार मुकर्ररा वक्त पर सरकारी खजाने में लगान की रकम दाखिल करने में नाकाम रहता तो उससे कोई सवाल न पूछा जाता और कोई नोटिस या मोहलत दिए बगैर तमाम जायदाद नीलाम कर ली जाती थी। होम्स लिखता है कि कॉर्नवालिस की कार्रवाई का नतीजा ये हुआ कि कम हैसियत लगानदारों को उससे कोई फ़ायदा न पहुंचा और ज़मींदार बार बार लगान की अदायगी में नाकाम हुए और उनकी जायदादें हुकूमत ने कर्क करवा ली। 1802 ईस्वी में मदनापुर के कलेक्टर ने लिखा, कुर्की और फरोख्तगी के उस निज़ाम की बदौलत चंद ही साल में बंगाल में बड़े बड़े ज़मींदारों की अक्सरियत मुसीबत ज़दा और कंगाल हो गई और ज़मीनी जायदादों में इस कदर ज़बरदस्त तब्दीलियाँ हुई कि शायद कभी किसी मुल्क में सिर्फ अंदरूनी कवानीन की बदौलत ना हुई होंगी। दोस्तों, शाही ज़माने में हिंदुस्तानियों को बड़े बड़े ओहदे मिलते थे और बास की तनख्वाहें तो 1000 रुपये माहवार थीं, लेकिन अब उनके बेटे सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 80 रुपये पा सकते थे, और वो भी उस वक्त के जबकि वो खुशकिस्मती से रिसालदार के ओहदे पर पहुँचे हैं। दोस्तों, उम्मीद है ये किस्त आपको पसंद आई होगी। अगर ये किस्त आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।